2 महीना हो गया, अभी तक अपराधी को पकड़ नहीं पाई है। विनीत तिवारी हत्याकांड में आपने जमीन माफिया और भूमि माफियाओं के खिलाफ आपने पत्र लिख कर दिया कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी कार्रवाई नहीं हुई है। यही घटना उत्तर प्रदेश में होता है और 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों का इनकाउंटर कर देती है। 24 घंटे के अंदर। कुछ ऐसे युवा भी हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी संगठन बना रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो शक्तियाँ लगातार कोई न कोई विषय को लेके देश में अस्थिरता लाने की प्रयास करती है। जब इनका सीएए के नाम पे जो आंदोलन हुआ वो फेल हो गया। शाहीन बाग का इन्होंने प्रयास किया, वो फेल हो गया। मुख्यमंत्री के भाई बसंत सोरेन जी और मंत्री वो कहते हैं कि पलामू को बिहार में मिला दो। दोहरा रवैया पलामू प्रमंडल के साथ ये हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, पब्लिक जिए मरे उनको कोई मतलब नहीं है। सरकार की कई योजनाएं जैसे नल जल योजना हो, आयुष्मान भारत हो, स्किल इंडिया हो, झारखंड में लगातार अनियमितता की बातें आ रही हैं कि उसमें भी फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ। मैं आपको बात बता रहा हूँ, झारखंड सरकार पूरी तरह अपना सारा पैसा मैया सम्मान योजना में इन्होंने दे दिया। हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि हम मैया सम्मान इसलिए दे रहे हैं, महिलाओं को सशक्त करना है। महिलाएं कितनी सशक्त हो रही हैं ये देखिए। 18 जिले में मुझे एक भी ऐसा जिला नहीं मिला जहाँ का सदर अस्पताल में व्यवस्थाएं ठीक हो। स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो MBBS डॉक्टर हैं। स्वास्थ्य मंत्री बेंगलोर इलाज कराने जाते हैं। जो कुछ भी आपको काम दिखेगा वो भारत सरकार का काम दिखेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में आ जाएगी तो पूरा जो अभी जो करप्शन चल रहा है, जो लॉ एंड ऑर्डर खराब है, जो विकास कार्य लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, वो पूरा कंप्लीट चेंज हो जाएगा। क्या सरकार कड़ी कदम उठाएगी जब जांच का रिपोर्ट आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। सरकार क्या अपने मंत्री के खिलाफ अगर आया किसी को नहीं बख्शा जाएगा और इसका पूरा जांच हम लोग कराएंगे और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया के नए एपिसोड और नए कार्यक्रम द झारखंड डायरीज़ के एक खास पेशकश, जिसमें आज हमारे साथ एक ऐसे युवा चेहरा मौजूद हैं जिन्होंने छात्र राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक एक अलग पहचान बनाई है। पलामू की धरती से आने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले देशबंधु कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान सदस्य राज्य स्तरीय दिशा समिति झारखंड ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार के रूप में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। और हमारे साथ आज पलामू की समस्याएं, युवाओं का पलायन और कानून व्यवस्था, बालू माफिया और मैया सम्मान योजना, मंडल डैम, परीक्षा अव्यवस्था, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग, केंद्र और राज्य सरकार के संबंधों से लेकर बढ़ती महंगाई जैसे तमाम अहम मुद्दों पर आज हम उनसे खुलकर बातचीत करेंगे। तो देवेश तिवारी जी, द झारखंड डायरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। झारखंड डायरीज के सभी श्रोताओं को और विशेष करके आपको, आपकी पूरी टीम को, कि आपने मुझे आज आमंत्रित किया। और जो विषय आपने बोला, देखिए आज के समय में झारखंड की जो स्थिति है वो बेहद ही चिंताजनक स्थिति है और आम जनमानस त्रस्त है। लोग, जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोग अपनी पीड़ा बखान करते हैं। हमें कई बार उनकी पीड़ा को सुन के बहुत दुख होता है, क्योंकि राज्य सरकार की जो कार्य प्रणाली है और जो युवाओं की भागीदारी, इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आज के समय में राजनीतिक क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बहुत अहम है। क्योंकि आज का युवा जो राजनीतिक से कटता है, राजनीति से दूर भागता है, उनको ये समझना होगा कि राजनीति ही है जो देश की दिशा तय करती है। आने वाले समय में हमारा भारत कहाँ जाएगा, भारत किस स्थिति में जाएगा,
वो सब तय राजनीति ही करती है। तो जब तक इसमें युवाओं का सक्रिय भागीदारी नहीं होगा, जो देश के नीति निर्धारित करने वाले हमारे जो सदन है, चाहे लोकसभा का सदन हो, चाहे विधानसभा का सदन हो, चाहे स्थानीय निकायों का सदन हो, वहाँ पे जब सक्रिय रूप से युवा नहीं बैठेंगे और अपने विज़न के साथ काम नहीं करेंगे, अपनी चीज़ों को लेकर जब आगे नहीं बढ़ेंगे, तो दूसरे पर सिर्फ आरोप लगाने से कि आज की राजनीति खराब हो गई है, लोग काम नहीं कर, उससे काम नहीं चलेगा। तो आज के समय में विशेष जो नीड है कि युवाओं की सक्रिय भागीदारी राजनीतिक क्षेत्र में हो। युवा राजनीति में सक्रिय होते हैं और राजनीति में आते हैं तो उन्हें कई बार बहला फुसलाकर किसी गलत दिशा में मोड़ दिया जाता है, जिससे उनकी करियर पे भी दाग आने का खतरा रहता है। जी। तो ऐसे में युवा राजनीति में आने से कई बार कतराते हैं और राजनीति से दूर भागते हैं। तो ऐसे युवा को और ऐसे राजनीतिक दलों को जो युवाओं का फ़ायदा उठा रही है, उन्हें आप क्या देखिए, आपने पिछले साल 2025 का जो लाल किले से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधन किया देश को, राष्ट्र के नाम जो संबोधन होता है प्रधानमंत्री जी का, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने बोला कि मैं 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति में लाऊंगा जिनका कोई पृष्ठभूमि, कोई दूर दूर तक राजनीति से लेना देना न हो, कोई राजनीतिक परिवार से ना आते हों, कोई बड़े परिवार से ना आते हों। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मैं ऐसे 1 लाख युवाओं को मौका दूंगा और उस चीज़ में आप देखिए उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब मैं कई उदाहरण देता हूँ। जैसे मेरा जब पिछले साल राज्य स्तरीय दिशा का सदस्य के रूप में जब नॉमिनेशन भारत सरकार ने किया, उस समय मेरी उम्र 26 साल थी। मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई मेरी लिगेसी नहीं है, कोई मेरे पिताजी, दादाजी या कोई फोरफादर्स हमारे ना आज तक एमएलए रहे, ना एमपी रहे, ना कोई लोकल बॉडीज़ के यहाँ तक मुखिया या मेयर अगर कुछ नहीं रहे हैं। एक सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाला मैं लड़का हूँ। अपने मेहनत के दम पे, अपने बुद्धि विवेक के दम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, जहाँ का छात्र संघ सबसे बड़ा छात्र संघ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट डायरेक्ट वोटिंग करते हैं। उस विश्वविद्यालय का मैं कॉलेज का अध्यक्ष रहा, देशबंधु कॉलेज का 2017-18 में। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में काम किया। मेरे अलावा मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। आज आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री नितिन नवीन जी, उनकी उम्र मात्र 44 साल है और किसी भी पार्टी का सबसे कम उम्र के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय श्री नितिन नवीन जी। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात बोला, उसको तुरंत 1 साल के बाद अपने सबसे सर्वोच्च पद, जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे सर्वोच्च पद है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उस पर एक 44 साल के नौजवान को उन्होंने मौका दिया। और अभी जब टीम बनेगी, राष्ट्रीय टीम बनेगी या जो स्टेट की टीम बनेगी, आप उसमें देखिएगा नौजवानों को मौका मिलेगा भारी पैमाने पे। झारखंड में भी जो टीम नई बनी है, उसमें भी कई नौजवानों को, कई युवाओं को, ऐसे व्यक्तियों को मौका दिया पार्टी ने। अभी आप देखिए पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे नए लोगों को मौका दिया जिनका दूर दूर तक राजनीतिक पृष्ठभूमि से कोई लेना देना नहीं था। बाकी पार्टियां क्या है, युवाओं को दिग्भ्रमित करके युवाओं को अपने स्वार्थ के लिए सिद्ध करते हैं, जिससे एक गलत संदेश जाता है समाज के अंदर। वो जो प्रीशियस टाइम है युवा का, जो 20 साल से लेकर 40 साल तक का जो प्रीशियस टाइम है, जो कैरियर बिल्डिंग का टाइम है, उसको बाकी जो राजनीतिक दल हो, चाहे लेफ्ट के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे स्थानीय पार्टी हो, वो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए उसका यूटिलाइज करते हैं। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, और उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिखाया। आज कई आप देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे एमएलए हो, चाहे ऐसे सरकार के पद हो या जो पार्टी के पद हो, उसमें देश का युवा लीड कर रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आदरणीय श्री नितिन नवीन जी का भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है। देश में श्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को युवा हाथों में सौंपने का सोचा। बिल्कुल। तो ऐसे युवा हाथ जो भारतीय जनता पार्टी को कहें तो सपोर्ट करेंगे, जी बिल्कुल, या फिर कहें तो देश को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। तो ऐसे में
हमारे यहाँ अभी देश में कुछ ऐसे युवा भी हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी संगठन बना रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी मांग है कि पेपर लीक मामले में वो मंत्री जी का इस्तीफा मांग रहे हैं और खुद को कॉकरोच बताते हैं जी। कि कॉकरोच है। तो ऐसे में उन युवाओं को, भटके हुए युवाओं को जो खुद को कॉकरोच बता रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहिएगा? और आप खुद उस प्रोटेस्ट में गए थे उनका विरोध करने, तो आपको वहाँ जाके क्या अनुभव हुआ कि कैसे युवाओं को बरगलाया जा रहा है? देखिए, ये जब से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश का बागडोर संभाला, उसके बाद से देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, उसके बाद से भारत जिस प्रकार से मजबूत हुआ और धीरे धीरे 14 के बाद कई ऐसे विषय आए, कई ऐसे ऐतिहासिक कार्य हुए, भारत का पूरे विश्व में नाम हुआ। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी जहाँ जाते हैं उनको कई देशों के राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार मिल चुके हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ जिस प्रकार से सम्मान मिलता हो, जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में जब वो जाते हैं तो वहाँ जिस प्रकार से सम्मान मिलता हो, वो हम लोगों के लिए गर्व का विषय है भारतीय होने के नाते। और आज के समय में पूरे विश्व के आदरणीय प्रधानमंत्री जी लीडर हैं पूरे विश्व को, और पूरे विश्व को वो नेतृत्व करते हैं। तो कई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ हैं जो ये नहीं चाहती कि भारत मजबूत हो। वो शक्तियाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो शक्तियाँ लगातार कोई ना कोई विषय को लेके देश में अस्थिरता लाने की प्रयास करती है। कभी पेगासस का मामला आ जाएगा अचानक मानसून लोकसभा के सत्र में, कभी कुछ आ जाएगा, एक रिपोर्ट छपेगी अमेरिका में, उस पर यहाँ के जो विरोधी दल है वो चर्चा करते हैं। ऐसे आप देखिएगा लगातार जब से भारत मजबूत हुआ है विश्व में, तो कई जो शक्तियाँ हैं, वैश्विक शक्तियाँ जो भारत को कमज़ोर करना चाहती हैं, वो समय समय पे ऐसे प्रोपेगेंडा रचते रहती है। और जब उन्होंने देखा कि अब सारी प्रोपेगेंडा फेल हो चुकी है, ठीक है, इतनी भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में चुनाव जीती पहली बार, असम में फिर से सरकार बना, इतनी भारी बहुमत असम में आया, वेस्ट बंगाल में आया, लोगों का जो समर्थन मिला, उससे ये लोग घबरा गए। उन्होंने एक नया षड्यंत्र के तहत एक नई चीज़ मार्केट में लाया। ये जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी के, कुछ लेफ्ट पार्टियां के जो लोग, जो अब बिल्कुल कुछ सीमित मात्रा में बचे हुए हैं। मैं उस दिन प्रोटेस्ट में गया था, विरोध करने नहीं गया था, मैं देखने गया था कि जब इन्होंने बोला कि मैं युवाओं को आह्वान करता हूं, तो कितने युवा गए हैं उसमें, आपको हैरानी होगी। और मैं उसका वीडियो आपको दे दूंगा, या जो आप चैनल के माध्यम से देखे भी होंगे। वहाँ कुल मिला के 200 लोग थे, 500 की संख्या में मीडिया कर्मी थे, डिजिटल प्रिंट सब मिला के 1000 पुलिस वाले थे, 1000 से ज़्यादा ही थे। और जो 200 लोग थे वो कौन लोग थे? वो आम आदमी पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता थे, वर्तमान कार्यकर्ता हैं, जो पुरानी जो ये डफली वाले गैंग हैं जो भारत को लगातार तोड़ने की साजिश करते हैं, वही लोग थे। और एक षड्यंत्र के तहत जो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर पुनः ये लोग भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। वहाँ नारे लगते हैं क्या? वहाँ नारे लगते हैं, आप प्रोटेस्ट करने गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने गए हैं, शिक्षा मंत्री का, लेकिन वहाँ आज़ादी के नारे फिर से लग गए, अब देखे होंगे। और जो लोग गए थे वो लोग कौन लोग थे? वो वही लोग थे जो जब हिडिंबा जैसे नक्सलियों को इनकाउंटर करती है हमारी पुलिस, तो उसके समर्थन में इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट किया उन्होंने। अफजल गुरु को जब फांसी हुई, उसके समर्थन में ये लोग जेएनयू में प्रोटेस्ट किए। अभी जो शरजील इमाम बंद है उसके मित्र हैं। तो ये लोग सब देश विरोधी ताकतें हैं, देश विरोधी शक्तियों के साथ मिलकर समय समय पर ये लोग करते हैं। कोई नई बात नहीं है, ये बस मुखौटा है। जब इनका सीएए के नाम पे जो आंदोलन हुआ वो फेल हो गया, शाहीन बाग का इन्होंने प्रयास किया वो फेल हो गया, फिर ये लोग किसानों का मुखौटा बनाकर किसानों को आगे करके किसान आंदोलन ये किए वो फेल हो गया। तो ये लोग समय समय पे ऐसा प्रयोग करते रहते हैं। तो ये पुराने लोग हैं, बस चेहरा ढक लिया इन्होंने। और देखिए, युवाओं ने स्पष्ट उनको संदेश दे दिया, देश की जेनजी ने, युवाओं ने, वहाँ कोई व्यक्ति नहीं गया, ये स्पष्ट संदेश दे दिया ये लोग झूठ मूठ का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और एक जो नेगेटिव
चीज़ें हैं वो देश में लाने का प्रयास कर रहे हैं। होना जाना कुछ नहीं है, युवा शक्ति समझ चुकी है, इस देश का जनजी समझ चुका है कि ये लोग नेगेटिव लोग हैं और इनके साथ कोई नहीं है। आप देख लीजिए, अभी भी जो प्रोटेस्ट होते हैं 100-200 लोग आते हैं, वो इनके अपने लोग होते हैं, कोई ऐसी कोई नए लोग नहीं या नए बच्चे नहीं जाते हैं। तो इनकी प्रोपेगेंडा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। देश का युवा, देश का जनजी आज जान रहा है कि देश में एक मजबूत सरकार है। हाँ ठीक है, पेपर लीक हुआ है, वो सरकार की गलती है, अधिकारियों की गलती है। आप देखिए कल पेपर हुआ, इतना स्ट्रिक्ट तरीके से पेपर हुआ, ठीक है, और हर एंगल को कवर किया गया जिससे लीक की संभावनाएं थी। तो सरकार ने भी उसको दोबारा कराया, सरकार भी चिंतित है। हमने भी बोला कि ठीक है, युवाओं के साथ गलत हुआ, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं भी खुद एक छात्र रहा हूँ, हम भी उस प्रोसेस से होकर निकले हैं। कितने युवा मानसिक उत्पीड़ना से झेल रहे हैं, पेपर लीक झेल रहे हैं, वो सारी बातें हैं, वो हम भी उस चीज़ को स्वीकारते हैं कि नहीं होना चाहिए। जो मानसिक उत्पीड़ना से लोग झेल रहे हैं, कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया, वो नहीं करना चाहिए प्रेशर में आके। देखिए एक ये संवेदनशील सरकार है, ये हर मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो बहुत ही संवेदनशील सरकार है। हर मुद्दे को वो एकदम संवेदना के साथ बिल्कुल गहराई से उस पर काम करती है। जैसे ही पेपर लीक का मामला आया, सरकार ने तुरंत उस पर क्विक एक्शन लेके एग्ज़ाम को कैंसिल कराया। उस पर सीबीआई की जांच चल रही है, अलग और एजेंसियों की जांच चल रही है। अब पूरा एग्ज़ाम कराया गया फुल प्रूफ के साथ। कल एग्ज़ाम हुआ, किसी भी प्रकार की कोई घटना लीक का है या किसी भी प्रकार का कोई रिपोर्ट नहीं किया गया। तो ठीक है, कुछ चीज़ें हो जाती है, उसमें किसका दोषी है, कौन दोषी है, वो बाद में आएगा। लेकिन ये सरकार संवेदनशील है, सरकार युवाओं की चिंता करती है। क्या सरकार कड़ी कदम उठाएगी जब जांच का रिपोर्ट आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। क्या सरकार अपने मंत्री के खिलाफ अगर आया कि नई शिक्षा मंत्री किसी के भी खिलाफ हो, सरकार ने स्पष्ट तुरंत जांच के आदेश दे दिए, और जो भी उसका जांच का परिणाम आएगा एकदम 100% श्योर रहिए। और मैं आपके माध्यम से युवाओं को भी, अपने जो हमारे साथी हैं, अपने जो विद्यार्थी हैं, उनको भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी इसके पीछे लोग हैं, जो भी दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। एक मिसाल पेश किया जाएगा कि युवाओं के भविष्य के साथ इस प्रकार से ना करें। दूसरी चीज़, इसमें दूसरा एंगल आप समझिए, लोग हर चीज़ में सरकार को, सिस्टम को दोषी देते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को चलाइएगा, स्पेशली मैं जो चीज़ बात बोल रहा हूँ। पेपर लीक कराता कौन है, पेपर लीक का इसके पीछे का आप समझिएगा, तो ये पूरा मैकेनिज़्म है, एक पूरे सिस्टम इसके पीछे काम करती है। किसी भी पेपर लीक की बात आपको कर रहा हूँ। वैसे लोग हैं जो मेरिट के दम पे नहीं है, मेरिट जो जानते हैं कि मैं मेरिट से पास नहीं हो पाऊँगा, वो क्या करते हैं, जिनके पास पैसा है, वैसे गार्जियन सोचते हैं कि हमारे बच्चे का दाखिला हो जाए, अगर कुछ पैसा हमें खर्च करने पड़े भी, जिनके पास पैसा है, तो वो लोग इस सिस्टम को बनाते हैं। अगर इस देश का नागरिक ये अपने आप में प्रण ले ले कि मैं किसी भी प्रकार का गलत गतिविधि में साथ नहीं दूंगा, ठीक है। अगर पेपर बिक रहा है, मतलब कोई खरीदार है तभी बिक रहा है, अगर खरीदार नहीं होगा तो पेपर बिकेगा नहीं। तो दोषी तो खरीदार का भी है, दोषी तो गार्जियन का भी है, जो लोग अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए अपने लालच में आके पैसे के माध्यम से उस चीज़ को कर रहे हैं। तो कोई चीज़ बिक रही है तो खरीदार है तभी बिक रही है। तो इसमें दोषी खरीदार भी हैं, दोषी इसी देश के नागरिक हैं। कुछ चंद लोगों के कारण पूरे सिस्टम को सफ़र करना पड़ता है और पूरे विद्यार्थियों को सफ़र करना पड़ता है। तो ये भी सोचने वाली बात है, और इस चीज़ से हमें समझना भी होगा और लोगों को बताना भी होगा कि आप अपने निजी स्वार्थ के लिए बाकी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। हमारे देश के नागरिकों को भी ये समझना होगा, उनको भी ये शपथ लेना होगा, ये संकल्प लेना होगा कि हम किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि नहीं करेंगे जिससे लाखों बच्चों को नुकसान हो सकता है। अभी इस वक्त आप झारखंड की धरती पर हैं जी, और झारखंड में एक युवा को लेकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि पलायन, जो कि लगातार झारखंड में हर एक साल पलायन बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें युवा बंगाल, उड़ीसा, मुंबई, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जाकर काम करते हैं चंद 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये के लिए। झारखंड में इंडस्ट्रीज़, मिनरल्स, कोल की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के युवा बाहर जाकर काम करना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। जो वर्तमान राज्य सरकार है या जो इससे पूर्व जो राज्य सरकारें रही है या जब हम लोग एकीकृत बिहार में थे,
उस समय से लेकर अभी तक जब बिहार एकीकृत था, झारखंड बिहार, उस समय झारखंड बिहार के अंदर कोई बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। हमारे यहाँ प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, ऐसे ऐसे आपको प्रतिभावान लोग मिल जाएंगे जो कि अपने मिट्टी को छोड़ के बाहर जाके बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन वो जैसे ही झारखंड में आएंगे, वो जो एक सिस्टम बना हुआ है वो उसको परेशान करेगा। जब मैं लोगों से मिलता हूँ, उनको बताता हूँ कि भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया का योजना है, स्किल इंडिया का योजना है, एमएसएमई का है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का योजना है, बैंक आपको लोन दे रही है एमएसएमई के माध्यम से, आप अपना काम धंधा शुरू कीजिए, आप अपना रोजी रोजगार शुरू कीजिए, एक कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई और आइडिया है, कोई स्टार्टअप है, वो भी कर सकती है। सरकार 10 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक कोलेटरल फ्री लोन दे रही है अलग अलग स्कीमों के माध्यम से। तो जब हम लोगों को पास जाते हैं, युवाओं के पास जाते हैं, उनको बताते हैं, तो कई लोग उसमें सहभागिता लेते हैं। लेकिन वहाँ पे एक बात ये भी आती है कि कई लोगों ने मुझे बताया कि वो जैसे ही इस पर अप्लाई करते हैं तो ऐसा सिस्टम है जो उसको बार बार परेशान करता है, और बार बार ऑफिस के चक्कर लगाना। वो क्या है कि 6 महीने 1 साल में वो थक जाता है, इतना उसको परेशान किया जाता है ऑफिसर्स के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से, वो थक हार के छोड़ देता है सिस्टम में। ठीक है। दूसरी बात, झारखंड इतना मिनरल रिच स्टेट है, यहाँ रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं है। और पर्यटन की भी दृष्टि से देखा जाए तो जिस प्रकार से जियोग्राफिकल लोकेशंस है यहाँ, आप जिस प्रकार से आप देखिएगा, अलग अलग यहाँ धार्मिक स्थल भी है। 12 ज्योतिर्लिंग में एक बाबा बैजनाथ धाम का मंदिर है देवघर में। आप अन्य जो देखिएगा, बेतला नेशनल पार्क हो गया, नेतरहाट की हो गई, और पूरा फॉरेस्ट जंगलों का भरा एरिया। एक तमाम संभावनाएं यहाँ पे पर्यटन के क्षेत्र में भी है। लेकिन चूँकि सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है, और इंडस्ट्री को भी लेकर जैसे राज्य सरकार ही अपनी नीति बनाती है, तो यहाँ पे राज्य सरकार की कोई नीति नहीं है इंडस्ट्री को लेके, और जो युवा आगे आके काम करना चाहते हैं उनको समर्थन भी नहीं मिलता। अब आप एक बता दिए, झारखंड का युवा, बिहार का युवा जाके दिल्ली में सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, बेंगलोर में काम करता है, गुड़गांव में काम कर रहा है। वही सॉफ्टवेयर कंपनी को अगर आप यहाँ स्पेस दे दीजिएगा तो वो उसको काम कराना है मैन पावर से, वो तो सारा चीज़ आज के समय ऑनलाइन है, तो वो यहाँ से भी काम करा सकता है। और यहाँ के ही लोग अगर रांची में काम करेंगे या झारखंड के किसी भी अलग ज़िलों में काम करेंगे तो क्यों नहीं किया संभव है। लेकिन सरकार की ऐसी इच्छा शक्ति नहीं है, सरकार ऐसा सोच नहीं है, सरकार ऐसा इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं बना रही है, सरकार ऐसा बिजनेस का कोई पॉलिसी नहीं बना रही है जिसके कारण जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो झारखंड में आए, झारखंड में आके निवेश करें, यहाँ काम करें। तो ये बहुत बड़ी समस्या है राज्य सरकार की इच्छा शक्ति का। और केंद्र सरकार, आप देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ज़मीन पे जाते हैं, योजनाओं का निरीक्षण करते हैं, लोगों से मिलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की कई योजनाएं तो अभी गांव के कुछ युवा को अगर सूचीबद्ध दिखाइएगा तो उन्हें पता नहीं। बिल्कुल वही बात है, ये भी योजना जानकारी का अभाव है। और दूसरा सिस्टम जो परेशान करता है, क्योंकि कोई भी योजना भारत सरकार की है उसको इम्प्लीमेंट करेगा डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर। आप चीज़ को समझिए, सेंटर नाम की चीज़ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है ज़मीन पे। आप जाइएगा, भारत सरकार की भी जो योजना है उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर करेंगे, राज्य सरकार के ऑफिसर करेंगे, ऑफिसर वही है काम करने वाला, योजना भारत सरकार की है। अब वो सिस्टम इतना यहाँ भ्रष्ट हो चुका है कि वो काम करने को तैयार नहीं है। अब युवा जा रहा है, उसको 6 महीना आप परेशान कर रहे हो तो ऑटोमेटिक छोड़ देगा, बोलेगा छोड़ो कुछ और करेंगे। या बेरोजगार है, उसके पास प्रतिभा की कमी नहीं है, स्किल की कमी नहीं है, लेकिन उसको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, जानकारी नहीं मिल रही है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ी कमी है। तो 1000 प्रॉब्लम्स, लेकिन सॉल्यूशन एक की जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ, सॉल्यूशन एक, देखिए हम लोग भी इसमें बहुत कोशिश कर रहे हैं, और आपके माध्यम से मैं पूरे झारखंड के युवाओं को बताना चाहता हूँ। हमने अपना एक ऑफिस यहाँ झारखंड में डेवलप किया है। आपको किसी भी प्रकार की कोई सहायता चाहिए भारत सरकार की योजनाएं से जुड़े हुए, किसी भी मंत्रालय का, हम लोग आपको पूरा मदद करेंगे। बिल्कुल एकदम जीरो से लेके लास्ट तक मदद करेंगे।
डॉक्यूमेंटेशन से लेकर आपका आखिरी सेटअप तक मदद करेंगे। भारत सरकार की अलग अलग मिनिस्ट्री में एमएसएमई हो, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का कई ऐसे स्कीम्स चल रहे हैं जो कि युवाओं को सपोर्ट कर रही है। विदाउट कोलेट्रल आपको भारत सरकार लोन दे रही है, आप अपना काम धंधा शुरू करो। आपके पास कोई आइडिया है तो आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। कई सारी स्कीम चल रही है, उसमें जो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं, जिनकी इच्छा शक्ति है, उनके मदद करने के लिए मैं बैठा हूं। और भारत सरकार ने मुझे विशेष रूप से ये जिम्मेदारी दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने मुझे बोला है कि आप झारखंड के युवाओं के लिए काम करो। वहाँ जो युवाओं को भारत सरकार के जो जन कल्याणकारी स्कीम्स हैं उनके साथ जोड़ो और हमें विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है। देखिए, विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है वो तभी संभव हो पाएगा जब हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलप होगा, जब हमारा जिला विकसित होगा, जिला विकसित होगा तभी राज्य विकसित होगा, और जब राज्य विकसित होगा तभी देश विकसित हो सकता है। बिना राज्य और जिला के विकसित किए हुए हम विकसित भारत 2047 की परिकल्पना नहीं कर सकते। तो मैं अपने तमाम युवा साथियों के आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि आप भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ जुड़े, और जो भी आपको दिक्कत आ रही है, प्रशासनिक दिक्कत आ रही है, जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन की दिक्कत आ रही है, उसकी मदद करने के लिए मेरी पूरी टीम है यहाँ, मैं भी हूँ। आप संपर्क कर सकते हैं और मैं बिल्कुल 24 घंटे आपके लिए खड़ा हूँ। हम लोग पूरी मदद करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से बोला है कि आप झारखंड में जाके युवाओं को से जुड़ो, उनको भारत सरकार की योजनाओं से जोड़ो, और यहाँ हम पूरा सर्वांगीण विकास करेंगे और आने वाले समय में झारखंड के तस्वीर तकदीर दोनों बदलने का काम किया जाएगा। अभी आप लगातार कुछ दिनों से झारखंड के कई जिलों में भ्रमण कर रहे हैं जी। कई जगह आपने जनसभा को संबोधित किया और जनसभा किया, उसमें मेन सबसे सरल और सबसे छोटा जो प्रॉब्लम है वो स्ट्रगलिंग संघर्ष, वो कहाँ आ रहा है? देखिए, मैं पिछले 12 जून 2025 को मेरा नोटिफिकेशन हुआ। उसके बाद मैं लगातार अभी 1 साल हो गया झारखंड में प्रवास कर रहा हूँ। अलग अलग ज़िलों में जा रहा हूँ, लोकल पंचायतों में जा रहा हूँ, शहरों में जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, जनप्रतिनिधियों से मिल रहा हूँ। झारखंड में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, और यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो राज्य सरकार के अधिकारी हैं, इतने भ्रष्टाचार के उसमें संलिप्त हैं, इतने डूबे हुए हैं कि उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। पब्लिक जिए मरे उनको कोई मतलब नहीं है। आप ज़मीन से संबंधित कोई भी काम के लिए सीओ ऑफिस में जाएं, बिना पैसा का आपका काम नहीं हो सकता। मैं कई जिलों के बात आपको बता रहा हूँ, पलामू, गढ़वाल, लातेहार, रामगढ़, गोड्डा, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, हजारीबाग, चतरा, कई जिलों में मैं अभी तक 18 जिलों में प्रवास कर चुका हूँ 1 साल में। बिना पैसा का आपका कोई भी काम, चाहे आप सीओ ऑफिस चले जाओ, चाहे आप बीडीओ ऑफिस चले जाओ, चाहे आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना हो, चाहे आपको इवन जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, बिना पैसा का आपका काम नहीं हो सकता। चाहे आप जिला के किसी ऑफिस में चले जाओ, इतना भ्रष्टाचार है। दूसरी बात, क्राइम इतना बढ़ा हुआ है जो कि रिपोर्टेड है, अनरिपोर्टेड तो बहुत है। 10,000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ गायब हो चुके, जिसका रिपोर्ट थाने में है। साइबर क्राइम इतना बढ़ा हुआ है झारखंड के अंदर, इतना बढ़ा हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं है। सारे अपराधियों का संरक्षण झारखंड सरकार कर रही है। जितने साइबर क्राइम के पूरे दुनिया के, पूरे देश के जितने साइबर क्राइम के बड़े अपराधी हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, वो सब झारखंड में रहते हैं। उनको संरक्षण झारखंड सरकार दे रही है, यहाँ की पुलिस दे रही है पैसे लेके। तो ये सिस्टम ख़राब हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, कोई सुनने वाला है नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसके पास थोड़ी आर्थिक संपन्नता है, वो अपने बच्चों को यहाँ से पलायन कर दिया कि आप मुंबई रहो, आप दिल्ली रहो, आप गुजरात रहो, आप लखनऊ रहो, आप बॉम्बे रहो, लेकिन आप झारखंड में मत रहो, क्योंकि आप यहाँ रहोगे आपके साथ कोई घटना हो जाएगी, कोई दुर्घटना हो जाएगी, आपका बिजनेस व्यापार के साथ कोई ऊंच नीच हो जाएगा। तो यहाँ कोई माई बाप है नहीं, कोई सुनने को है नहीं। तो जो लोग यहाँ से पढ़ के निकले पिछले 15 सालों में, 20 सालों की बात मैं बता रहा हूँ, वो लौट के झारखंड नहीं आए। जो 2000 के बाद से यहाँ से पढ़ के निकले, वो अपना जो जहाँ गया पढ़ने वहीं रोजी रोजगार धंधा करके, जो आना भी चाह रहे हैं वो भी नहीं आ पा रहे हैं। क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है। कोई अपनी जान गंवाने क्यों आएगा? वो इससे बढ़िया वो अपना वहाँ बाहर सेटल है। तो ये भी बड़ी समस्या है। लोग आना चाहते हैं, जो यहाँ के व्यवसायी बाहर में अच्छे काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं। मैं जब लोगों से दिल्ली में मिलता हूँ, बॉम्बे में मिलता हूँ, कलकत्ता में मिलता हूँ,
तो बोलते हैं कि भैया हम अपने यहाँ भी काम शुरू करना चाहते हैं, अपने यहाँ भी व्यापार करना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ जाएंगे तो इतना भ्रष्टाचार है और इतना वहाँ पे जो आप समझिए कि जो नेगेटिव एलिमेंट्स है समाज के, वो तुरंत उसको परेशान करने लगा। इतना पैसा दो ना तो जान से मार देंगे, इतना पैसा दो ना तो काम नहीं करने देंगे। तो क्यों कोई व्यापारी आएगा? कोई यहाँ नहीं आएगा, नहीं आ रहा है। जबकि आप देखिए झारखंड का इतना अच्छा लोकेशन है, इतना अच्छा प्लेजेंट वेदर है, यहाँ अपार संभावनाएं हैं। इंडस्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्री आ सकते हैं, खनिज है, हाँ, मिनरल से भरा हुआ राज्य है, सारी रॉ मटेरियल है जो कि एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए अब झारखंड से बिजली बन के बांग्लादेश तक जा रहा है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए। लेकिन यहाँ जो इंडस्ट्री लोग नहीं लगाना चाह रहे हैं, जबकि यहाँ सब चीज़ आपको इजीली मिल जाएगा जो इंडस्ट्री को चलाने के लिए चाहिए। रॉ मटेरियल यहाँ है, ठीक है, खनिज संपदा यहाँ है, बिजली यहाँ है, पानी यहाँ है, पूरा अथाह सागर है रॉ मटेरियल का। लेकिन फिर भी इंडस्ट्री नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है, सरकार की नीति नहीं है। सरकार में बैठे लोग हैं जो प्रशासनिक ऑफिसर्स हैं, आप हैरान हो जाइएगा। इस सरकार को जो प्रशासनिक ऑफिसर्स हैं वो एक गिरोह की तरह चला रहे हैं। हर जिला से फिक्स है कि आपको मंथली इतना टारगेट करके देना है। कमीशन हर चीज़ में बढ़ा हुआ है, कट मनी, कमीशन मनी। अब झारखंड में आज के समय में झारखंड सरकार की कोई योजना धरातल पर लागू नहीं है। जो कुछ भी आपको काम दिखेगा वो भारत सरकार का काम दिखेगा। झारखंड सरकार के किसी भी विभाग पूरी तरह अपना सारा पैसा मैया सम्मान योजना में इन्होंने दे दिया, ठीक है, बिना कोई सोचे समझे। आप कोई योजना लागू करना चाह रहे हैं, कोई योजना ला रहे हैं, तो उसकी पूरी आप तैयारी कीजिए कि बजट कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। आपने तो घोषणा कर दिया, आप मजबूरी में उसको ढो रहे हैं। इसके कारण क्या है, जो कि डेवलपमेंट के कार्य हैं, जहाँ रोड बनाने हैं, जहाँ बिल्डिंग बनाने हैं, जहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम है, वो सब प्रभावित हैं। अब यहाँ के जो लोग काम 1 साल 2 साल 3 साल से कर लिए, उनको पेमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ जो ठेकेदार हैं वो सब परेशान हैं, सब रो रहे हैं। झारखंड सरकार का पैसा ही नहीं है। झारखंड सरकार की कोई योजना आपको ज़मीन पर नहीं दिखेगी। ये स्थिति है। मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि हम मैया सम्मान इसलिए दे रहे हैं, महिलाओं को सशक्त करना है। बिल्कुल सही बात है। महिलाओं को आप सशक्त करने के लिए मैया सम्मान दे रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या निकल रहा है आप देखिए। महिलाएं कितनी सशक्त हो रही हैं ये देखिए। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि आप मैया सम्मान योजना महिलाओं को सशक्त करने के लिए, अरे उनको कुछ ऐसा व्यवस्था करो, रोजी रोजगार दो, ऐसा कुछ उनके लिए काम करो, उनको ऐसा शिक्षा दो, उनको ऐसा स्वास्थ्य की सुविधाएं दो, तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको काबिल बनाओ। तो ये लोग क्या है कि चीज़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके और अपना छवि बस क्रिएट करना चाहें। ये जो सरकार है, अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पे ये लोग चलते हैं, हेमंत सोरेन जी की सरकार। ये लोग क्या करेंगे, एक स्कूल का पूरा डेंटिंग पेंटिंग करेंगे, उसको सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बता देंगे, ठीक है। उसमें है कुछ नहीं, है पुराना स्कूल। हमने बोला कि आप 2019 से यहाँ मुख्यमंत्री हैं, ये आपका दूसरा टर्म है। दूसरा टर्म में अभी तक आपने एक भी नया स्कूल इन्होंने नहीं बनाया, एक भी नया कॉलेज इन्होंने नहीं बनाया, ठीक है, एक भी नया हॉस्पिटल इन्होंने नहीं बनाया। 2019 से मैं बात कर रहा हूँ, जब से इनकी सरकार है। पुराने स्कूल को आप पेंट करके सीएम एक्सीलेंस कर दिए। आप टीचरों की बहाली नहीं कर रहे हो, उसमें टीचर्स हैं नहीं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही है बच्चों को। आप केवल पेंट करके उसका फ़ोटो लेके प्रचार कर रहे हो। तो ये सब क्या है कि दिखावा बहुत कर रहे हैं। ज़मीन पे आप जाइएगा तो जहाँ पे 1500 बच्चा है वहाँ भवन नहीं है, वहाँ टीचर नहीं है। जहाँ पे 200 बच्चा है वहाँ 4 भवन है। स्कूल, मैं स्कूल की बात बता रहा हूँ। ये हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, जहाँ बच्चे हैं वहाँ स्कूल का बिल्डिंग नहीं है, टीचर्स नहीं है, और जहाँ बच्चे नहीं हैं वहाँ टीचर्स हैं, बिल्डिंग है, सब है। तो इस प्रकार से अब देखिए, बहाली नहीं कर रहे टीचरों का। यहाँ जो युवाओं को बार बार अलग अलग एग्ज़ाम जो लिया जा रहा है उसमें पेपर लीक हो जाते हैं। आप स्थानीय जो भाषा है उसमें विवाद बार बार खड़ा कर देते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ दिखावे की राजनीति आदरणीय हेमंत सोरेन जी करते हैं। धरातल पर देखिएगा तो लोग त्रस्त हो चुके हैं, लोग परेशान हो चुके हैं। राज्य यूँ कहे तो 2000 से 2026, अभी जिस दौर में 26 साल हो गए, लेकिन झारखंड राज्य के पास अपना नियोजन नीति नहीं। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है कि जिस राज्य का नियोजन नीति नहीं है, बिल्कुल सही बात, कैसे योजनाओं को चलाना है, कैसे युवाओं को भर्ती करना है, कितना युवाओं को अपने मौका देना है जो अपने राज्य के युवा हैं, नियोजन नीति नहीं है। तो ऐसे में सरकार और युवाओं के साथ क्या सही और गलत कर?
बिल्कुल सही बात आपने बताया, नियोजन नीति नहीं है, किसी भी फील्ड में कोई स्पष्ट नीति नहीं है इनके पास, न ही इनकी इच्छा शक्ति है काम करने की। कोई रोड मैप नहीं है, क्या काम करना है आगे आने वाले 20 सालों में, 25 सालों में हमारा देश कहाँ जाएगा, हमारा राज्य कहाँ जाएगा, कोई चिंता नहीं है इनको। ये सिर्फ अपना जेब भरना जानते हैं। इनका घर परिवार अच्छा से चल रहा है, ठीक है, इनकी पार्टी अच्छे से चल रही है, इनके विधायक, सांसद, कार्यकर्ता लोग मस्त हैं। वो सिर्फ उनका पेट भरना चाहिए, बाकी युवा, जनता, महिलाएं जिए मरे उससे इनको कोई मतलब नहीं है। आप देखिए आज स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी ख़राब है राज्य के अंदर, कोई भी सदर अस्पताल, मैं 18 ज़िलों में प्रवास कर चुका हूँ, 18 ज़िले में मुझे एक भी ऐसा ज़िला नहीं मिला जहाँ का सदर अस्पताल में व्यवस्थाएं ठीक हो। बेसिक सुविधाएं नहीं है, पीने का पानी नहीं है, फ़ैन नहीं है, समझ गए, बेसिक सुविधाएं नहीं हैं। और छोटा मोटा आप इलाज भी नहीं करा सकते। अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई तबीयत अचानक ख़राब हो गई तो तुरंत आपको रिम्स रेफ़र कर दिया जाएगा। रिम्स में देखिए लाइन लगी हुई है, रिम्स की भी कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है, लेकिन जो यह है झारखंड में, रांची में एक ले दे के रिम्स ही है, तुरंत डिस्ट्रिक्ट से आपको रेफ़र कर देंगे। अब गढ़वा से किसी को रेफ़र किया है रिम्स के लिए तो उसको आने में 5 घंटा लग जाएगा, आने आने रास्ते में उसका प्राण निकल जाता है। आप किसी को अगर गोड्डा से रेफ़र करेंगे रिम्स तो उसको आने आने प्राण निकल जाएगा। तो ये स्थिति है। अभी मैं आज सुबह की बात आपको बता रहा हूँ, 90 पैसे का दवा 18 रुपये में खरीद रही है। 90 पैसा का दवा, हाँ, अभी जांच चल रहा है, आज सुबह का न्यूज़ है। ऐसे तमाम है। नकली दवाई का अभी जो मामला आया था, ना कोई किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना किसी भी प्रकार का यहाँ मेडिकल की सुविधाएं हैं। और जो चीज़ें हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, ऐसा नहीं है, मेडिकल कॉलेज भी झारखंड में है, रघुवर जी के सरकार में मेडिकल कॉलेज खुले हैं, लेकिन उसमें व्यवस्था कुछ नहीं है। सदर अस्पताल की स्थिति जर्जर है। गरीब व्यक्ति आज के समय में अपने इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। उसके पास तो पैसा है नहीं कि प्राइवेट में इलाज कराए, उसके पास ले दे के सरकारी व्यवस्था पर निर्भर है। सदर अस्पताल में कुछ जाएगा तो उसका कोई सुनवाई नहीं है, वहाँ कुछ डॉक्टर तुरंत उसको रेफ़र कर देंगे। कोई अपना रांची जा रहा है, कोई पटना जा रहा है, कोई बनारस जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है। ये है। अब गरीब तो इतना त्रस्त है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट में अपना इलाज कराते हैं, दिल्ली कराएं या बनारस कराएं, पटना कराएं, रांची कराएं। खुद स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो MBBS डॉक्टर हैं। स्वास्थ्य मंत्री बेंगलोर इलाज कराने जाते हैं। हाँ, झारखंड सरकार के जितने विधायक अभी आप देखे होंगे, जितने मंत्री बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, चेन्नई जाते हैं। आप समझिए, कल्पना कीजिए, छोटा सा भी चीज़ का इलाज कराना है उसके लिए लोग बाहर जाते हैं, राज्य से बाहर जाते हैं। क्या ऐसे राज्य में आपने एक भी ऐसा अस्पताल नहीं बनाया कि यहाँ पे आपका इलाज हो सके? ये तो प्रश्न खड़ा करता है यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर। कोई भी मंत्री बीमार होगा, कोई भी विधायक बीमार होगा, उसको तुरंत राज्य से बाहर इलाज कराने चले जाते हैं। आम जनता कैसे जाएगी? आपके पास तो संसाधन है, आपके पास तमाम सरकारी सुविधाएं हैं, आपके पास पैसा है। आम जनता, जो गरीब जनता है, जो दूर सुदूर गांव में रहती है, वो अपना इलाज कराने के लिए कैसे जाएगा? उसको तो यहीं अपना इलाज कराना है और आपने यहाँ व्यवस्था ऐसी चरमरा रखी है, तो ये चिंता का विषय है। तो व्यवस्था तो आम जनता के पैसे की है। बिल्कुल, 1-1 रुपए का टैक्स का पैसा जा रहा है। आम जनता के पैसों से ही सरकार चलती है और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ आम जनता को परेशान करना, आम जनता को लूटना और अपने प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से कमीशन इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना, यही काम बच गया है। आप देखिए, पिछले 2019 से एक भी बालू घाट का टेंडर नहीं हुआ है राज्य के अंदर। इससे दो चीज़ें हो रही है। पहला तो राजस्व का नुकसान हो रहा है। अगर आप टेंडर कर देते तो उससे राजस्व के कोष में पैसा आता। दूसरा, जो आम जनता है उसको जो पहले 500 रुपये ट्रैक्टर पे बालू मिलता था, आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले 400 रुपये ट्रैक्टर बालू मिलता था, उसको आज 2000, 2500, 5000 तक बालू लोगों ने खरीदा है, जो कि हमें बताते हैं और आप भी आप पता कर लीजिए। तो चूँकि घर बनाना है,
बालू तो चाहिए, लोगों को घर बनाना है, नीड है, ज़रूरत है। और सरकारी योजनाएं चल रही हैं, सरकारी प्रधानमंत्री योजनाएं चल रही है, सब योजना उसको समय पे कंप्लीट भी करना है। एनएच का काम चल रहा है, तो बालू चाहिए। अब बालू चाहिए तो अब काला बाजारी में खरीदी जो 500 रुपये का है और 5000 में लोग खरीद रहे हैं मजबूरी में, तो ये विडम्बना है। तो एक तो राजस्व का भी नुकसान हो रहा है और जनता का भी गाढ़ी कमाई का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों विषय है। आप देख लीजिए कि क्या सरकार की कार्य प्रणाली है, ये चिंता का विषय है। आपने अभी बालू और प्रशासनिक की समस्याएं का बताया, तो मैं आपसे आपने अभी कुछ दिन पहले पलामू में विनीत तिवारी हत्याकांड में आपने ज़मीन माफिया और भूमि माफियाओं के खिलाफ आपने पत्र लिख कर दिया कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी कार्रवाई नहीं हुई है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, डीजीपी मैडम से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था और वो पलामू विजिट पे भी गई, वहाँ उन्होंने पूरा दौरा करके समीक्षा भी किया अपराध का, और उन्होंने पलामू के जो पुलिस के अधिकारी है उनको पत्र के माध्यम से भी बताया और पूरी मीटिंग बैठक हो गई, सब हो गई। लेकिन अभी तक आप समझिए कि अब 2 महीना पूरे होने जा रहा है 24 तारीख को, अभी तक आज के इस डिजिटल युग में अभी तक अपराधी को पकड़ने में यहाँ की पुलिस, पलामू की पुलिस कामयाबी नहीं पा पाई है। आप देखिए, यही घटना उत्तर प्रदेश में होता है और 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों का इनकाउंटर कर देती है, 24 घंटे के अंदर। तो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर देखिए और यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, 2 महीना हो गया अभी तक अपराधी को पकड़ नहीं पाई है, जबकि इस डिजिटल युग में ऐसा संभव नहीं है कि अपराधी को ना पकड़ा जाए। ठीक है, आजकल सब चीज़ है, व्यक्ति के पास फ़ोन है, कम्युनिकेशन है, सब चीज़ है, ऐसे तमाम सिस्टम डेवलप हो चुके हैं जिससे व्यक्ति का ट्रेस किया जा सकता है। लेकिन देखिए, क्या इच्छा शक्ति, काम करने की इच्छा शक्ति, पुलिस वही है। आप देखिए बंगाल का उदाहरण, आप देखिए वही पुलिस है, पुलिस के वही लोग हैं। पहले के ममता बनर्जी की सरकार की क्या स्थिति थी और आज जैसे नेतृत्व परिवर्तन हुआ तो वही पुलिस अपराधियों को सड़क पर परेड करा रही है। एक बार नहीं करा रही है, 3-3 बार करा रही है। बड़े बड़े अपराधी जिनका दहशत था अपने इलाकों में, उनको सड़क पर 3-3 बार पश्चिम बंगाल की पुलिस ने परेड कराया। तो आप देख लीजिए, पुलिस सिस्टम वही है। सरकार का नेतृत्व चेंज हुआ तो नेतृत्व चेंज होने के बाद उसका परिणाम क्या है। तो उत्तर प्रदेश में अगर कोई घटना हो जाती है, गलती से भी हो जाती है, तो 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस उसका इलाज कर देती है। और यहाँ अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि उस घटना, एक पार्टिकुलर घटना का आपने जिक्र किया, ऐसी घटना डेली हो रही है झारखंड में, अलग अलग ज़िलों में डेली हो रही है, लेकिन किसी भी अपराधी को ये लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं, किसी भी अपराधी को नहीं पकड़ पा रहे हैं। क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? क्योंकि सब आपस में साठगांठ है। भाई उनको पैसा चाहिए, अपराध बढ़ाएगा, अपराधी पैसा दे रहा है, साठगांठ है, तो परिणाम क्या निकलेगा? इन्हीं सब कारणों से जो आम जनता है वो त्रस्त हो चुकी है। जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो सामाजिक लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं समाज के, वो सब पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से समाज में गलत मैसेज जा रहा है, लोगों के बीच गलत मैसेज जा रहा है। तो फिर झारखंड का विकास तो रुक ही जाएगा, लोग पलायन कर जाएंगे। बिल्कुल रुक जाएगा। जब यहाँ से हमारे जो प्रतिभावान लोग पलायन कर जाएंगे, यहाँ से जो टॉप ब्रेन्स हैं वो पलायन कर जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक है, स्वाभाविक बात है, विकास रुक जाएगा। किसको यहाँ चिंता है? लोग अपना सबसे पहले जान की सुरक्षा करेगा ना। यहाँ तो लोगों की कोई सुरक्षा ही नहीं है। और जो भारत की संविधान हमें जो सुरक्षा की गारंटी देता है, उसका भी यहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मैंने ह्यूमन राइट कमीशन में इस मामले को उठाया है और इस पर जांच चल रही है। ह्यूमन राइट कमीशन इस पर एक्शन भी कर रही है, लेकिन इतनी यहाँ का जो सिस्टम है ना, सरकारी तंत्र है, जो पुलिस का सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है, इतना ख़राब है कि आप कल्पना नहीं कर सकते उस चीज़ का। बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है जब हम लोगों से मिलते हैं, ऐसे परिवारों से मिलते हैं जिनके यहाँ आपराधिक घटनाएं हो जाती है। वो लोग रोते रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इंसान की जान की कोई कीमत झारखंड में आज के समय में नहीं है। आपके ऊपर अगर कोई घटना हो जाती है, आप कुछ नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बड़े बड़े स्टेजों से कहते हैं कि हमारी लॉ एंड ऑर्डर और राज्यों से बहुत बेहतर है। लॉ एंड ऑर्डर झारखंड का वर्तमान समय में पूरे आप अगर
डाटा निकालिएगा पूरे राज्य देश के अंदर, तो सबसे ख़राब लॉ एंड ऑर्डर झारखंड का आपको मिलेगा। अब ज़मीन पे देखिए ना, ठीक है, सरकार तो अपना विज्ञापन दे देगी, विज्ञापन के माध्यम से जो बोल रहा है वो दे सकती है, बोल सकती है, वो स्वतंत्र है बोलने को। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? ज़मीनी हकीकत आप जाकर लोगों से मिलिए। आप झारखंड के किसी भी जिला, राजधानी में आप देख लीजिए, राजधानी में इतना क्राइम बढ़ा हुआ है, छोटे छोटे बच्चों को अपहरण हो जा रहा है, एक गैंग है, पूरा षड्यंत्र है, साइबर क्राइम इतना बढ़ा हुआ है, रांची में गोली चल जा रही है, हत्या हो जा रही है। कोई ऐसा महीना नहीं होगा जो रांची में 2 4 5 10 मर्डर नहीं होते हैं, जो लूटपाट की घटना नहीं होती है। तो अब कैपिटल की बात मैं कर रहा हूँ, तो बाकी ज़िलों में तो छोड़ दीजिए क्या स्थिति है। पलामू जिला जो है वो आपका जन्मभूमि भी है और वहाँ आपको कर्मभूमि भी। तो ऐसे में पलामू की बड़ी बड़ी समस्याएं जो हैं वो आपको क्या लगती है, क्या है समस्या यहाँ पे जिससे विकास रुक रहा है वहाँ? पलामू आप समझिए, पलामू प्रमंडल, पूरी बात मैं कर रहा हूँ, पलामू, गढ़वा, लातेहार 3 जिला, इसका जियोग्राफिकल लोकेशन इतना यहाँ के लोगों को वरदान के रूप में मिला हुआ है कि 3 स्टेट का बाउंड्री हम लोग शेयर करते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार। यहाँ अपार संभावनाएं हैं, सब चीज़ है, पानी है अपार मात्रा में, रिसोर्सेज हैं, खेती है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, टूरिज़्म का अपॉर्चुनिटी है। जैसे अगर मान लीजिए आप पलामू में कोई इंडस्ट्री लगाएंगे तो यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट निकलेगा उसको आप झारखंड में तो बेच ही सकते हैं, आप बिहार में बेच सकते हैं, नज़दीक पड़ेगा, आप उत्तर प्रदेश में बेच सकते हो। तो ये यहाँ के लोगों के लिए वरदान है कि हमारा एकदम सेंटर पॉइंट है, बगल का तुरंत मध्य प्रदेश भी लग जाता है। छत्तीसगढ़ में अगर 15 किलोमीटर चलिएगा तो तुरंत मध्य प्रदेश लग जाएगा, गढ़वा बॉर्डर से मध्य प्रदेश में भी जा सकते हैं। तो अपार संभावनाएं हैं यहाँ पे उद्योग को, छोटे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। और यहाँ पे क्या है, अभी जो आधारभूत मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसकी बहुत कमी है। कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है जिसके लिए मैंने केंद्र सरकार को भी आवेदन दिया हूँ। यहाँ एयर कनेक्टिविटी नहीं है, रेल कनेक्टिविटी ठीक है, कुछ एरियो में नहीं है, बाकी कुल मिलाकर रेल कनेक्टिविटी ठीक है, फिर भी कई जगहों जाने के लिए ट्रेन नहीं है, डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो सिंचाई के लिए यहाँ पे जो है वो उचित व्यवस्था नहीं है कि हर खेत तक पानी मिल जाए किसानों को। ऐसी बहुत समस्याएं हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं और पूरी प्लानिंग के साथ। मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैं जो लोगों से मिल रहा हूँ, जो वहाँ लोगों के बात कर रहा हूँ, जो उनकी समस्याएं हैं उनको मैं पूरा नोट करके पूरी प्लानिंग के साथ, देखिए कोई समस्या है तो उसको आज तुरंत नहीं निदान किया जा सकता है, कुछ समस्या है जिनका तुरंत एक्शन लिया जा सकता है, कोई बहुत सारी ऐसी समस्या है जिसको एक पूरी प्लानिंग के साथ हम लोग काम करेंगे तो आने वाले समय में उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। और आप भरोसा रखिए, हम लोग जो काम कर रहे हैं निश्चित तौर पे आने वाले समय में ये जो झारखंड की सरकार है, राज्य सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, वो चंद दिनों की सरकार है, इसको यहाँ के जनता हटा देगी। इतनी त्रस्त आ चुकी है, यहाँ की जनता हटा देगी और बदलाव निश्चित है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन का सरकार आएगा। उसके बाद जो आप देखिएगा विकास कार्य होंगे वो कितनी तेज़ी गति के साथ होंगे और झारखंड को सबसे अग्रणी राज्यों में हम लोग लेके आएंगे। बीते 10 सालों से भाजपा झारखंड में बहुत जूझ रही है, संघर्ष कर रही है। ऐसे में क्या बीजेपी मेन स्ट्रीम है वो झारखंड बीजेपी को भूल गई है या फिर? नहीं, भूलने की बात नहीं है। देखिए क्या होता है कि समय समय पे सारी चीज़ें होती है, मीटिंग्स होती है, सब चीज़ होती है। सरकार नहीं आ पाई, उसके पीछे भी कई कारण है, मैं उन कारणों में नहीं जानना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे अभी भी लोगों का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है। यहाँ पे अभी भी लोगों को प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास है। लोग एक आशा के साथ प्रधानमंत्री जी को देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में आ जाएगी तो पूरा जो अभी जो करप्शन चल रहा है, जो लॉ एंड ऑर्डर खराब है, जो विकास कार्य लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, वो पूरा कंप्लीट चेंज हो जाएगा।
लोगों को विश्वास है, लोग आज भी विश्वास से देखते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कम वोट प्रतिशत नहीं मिला और चुनाव हार जीत अलग विषय है, लेकिन लोगों का अभी भी विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। और हमारे जो सर्वोच्च नेता आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके ऊपर यहाँ के लोगों की विशेष स्नेह है, विशेष यहाँ के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देते हैं। बीजेपी के अभी झारखंड में कई बड़े चेहरे हैं जी, अगर सरकार आती है तो आप मुख्यमंत्री किसे देखेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ठीक है। यहाँ पे बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, ये कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, आप देखिए, नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना बूथ से, मंडल से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। कई ऐसे मुख्यमंत्री राज्यों के आप देख लीजिए जो कि पहली बार के विधायक हैं, जो इनका कोई उस तरह से राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है, सामान्य कार्यकर्ता एकदम। आप देखिए, हमारे बगल के छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी हैं, सामान्य कार्यकर्ता को मौका दिया पार्टी ने। आप उड़ीसा देख लीजिए, माझी जी को, बिल्कुल सामान्य कार्यकर्ता, उनको मौका दिया। सम्राट जी को बनाया बिहार में। दिल्ली में रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री हैं, पुरानी कार्यकर्ता हैं, सामान्य कार्यकर्ता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी एकमात्र पार्टी है इस देश के अंदर जो कि अपने कार्यकर्ताओं की चिंता करती है और हर कार्यकर्ता को उचित काम देती है, हर कार्यकर्ताओं को उचित मान सम्मान जो होना चाहिए वो देती है। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, ठीक ना। यहाँ पे वो नहीं है बाकी पार्टियों के अंदर की एक ही पार्टी है, इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष यही होगा, इस पार्टी पूरी परिवार यही परिवार चलाएगा। जैसे झारखंड में मुख्यमंत्री बनेंगे तो हेमंत सोरेन ही बनेंगे, जेएमएम की अगर सरकार आएगी तो ये फिक्स है, उनके अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। वो जब जेल गए तो उन्होंने अपने जगह पर चंपई सोरेन को बनाया, जेल गए तब फिर आए तो फिर हटा दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अगर सरकार आएगी, जो आपने बात बोला, तो मुख्यमंत्री कौन हो सकता है ये कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पार्टी की इस प्रकार की संगठनात्मक ढांचा है और इस प्रकार की कार्यशैली है कि किसी को भी पार्टी मौका दे सकती है, जिसको उचित लगे, जो उस समय उपयुक्त लगे। तो ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सभी लोगों की चिंता करती है, सबको उचित मान सम्मान, सबको उचित काम देती है। पिछले दो दशक से विधानसभा चुनावों में भाजपा जो है आदिवासी चेहरा ढूंढने में लगी, लेकिन कोई वैसा आदिवासी चेहरा नहीं मिल पाया जिससे वो आदिवासी वोट को साध सके। देखिए, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, झारखंड के अंदर बहुत सारे आदिवासी नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं और क्षमतावान हैं, प्रतिभावान हैं, ठीक ना। आप देख लीजिए, इसी झारखंड में आदरणीय आशा लकड़ा दीदी जो रांची की मेयर रही हैं, ठीक है, आदरणीय समीर उरांव जी अभी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एडवर्ड सोरेन जी जो राष्ट्रीय मंत्री हैं एसटी मोर्चा के। कई ऐसे आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने नेता हैं, जिनके पास पूरी क्षमता है और जिनको यहाँ का जो हमारा समाज है वो भी नेता मानता है, ठीक ना। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई लीडरशिप की कमी नहीं है। तो ये इस तरह से मैसेज दिया जाता है, इस तरह के प्रोपेगेंडा रचा जाता है कि आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी के से अलग है। देखिए, आदिवासी समाज ने बहुत वोट दिया, जो आप अब संथाल में चले जाइए, कोल्हान में चले जाइए, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती है, वहाँ वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को। तो वहाँ को किसने वोट दिया? आदिवासी समाज ने ही वोट दिया। और आदिवासी समाज में एक से एक हैं हमारे, आप चले जाइए उधर। अब तो ये जो भ्रमित करके लोगों को और दुष्प्रचार किया जाता है, यहाँ कोई चेहरे की कमी नहीं है, कोई नेतृत्व की कमी नहीं है। सुनील सोरेन जी हमारे कई बार के सांसद रहे हैं। तमाम आप हर जगह जाइएगा, जहाँ जाइएगा वहाँ प्रभावशाली लोग हैं। अगर बात पलामू की करें तो मंडल डैम, मोदी जी के भाषणों में आपने सुना होगा मंडल डैम। इंदिरा गांधी जी ने शिलान्यास किया था मंडल डैम। आज भी पलामू में पानी की समस्या बहुत है। मंडल डैम इंदिरा गांधी का शिलान्यास किया हुआ था, लेकिन अभी तक उसमें कुछ भी कार्यशैली नहीं हुई। उसमें बहुत तरह की रुकावटें हैं, जो बहुत तरह के क्लियरेंस होता है फॉरेस्ट का, वो राज्य सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, राज्य सरकार का कोऑर्डिनेशन नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। देखिए,
कोई भी योजना को मैं आपको पहले ही बताया, कोई भी योजना हो उसको धरातल पर लागू करने में राज्य के जो ऑफिसर है, जो ज़िले के अधिकारी है, जो राज्य के अधिकारी है, वही लोग काम करते हैं। तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक काम की गति तेज़ नहीं हो सकती, वो और स्लो हो जाएगी। तो जो समय सीमा है वो और बढ़ता जा रहा है। तो मंडल डैम की भी वही कहानी है। यहाँ क्या है, कोऑर्डिनेशन की कमी है। कई जो राज्य सरकार से जो क्लियरेंस हैं वो नहीं मिल पा रही है, फॉरेस्ट वगैरह के कई सारे जो तकनीकी खामियां हैं जिसके कारण परियोजना लटका हुआ। उसका समय, अगर वो समय से हो जाएगा तो लाखों किसानों को की जीवन बदल जाएगी। जब खेत तक, हाँ, पूरे पलामू में, गढ़वा में, पूरे, अब देखिए, अब पलामू गढ़वा ही नहीं, औरंगाबाद से लेकर तो बिहार तक के किसानों की पूरी एकाएक जीवन परिवर्तन आ जाएगा अगर पानी मिल जाएगी खेतों में। लेकिन यहाँ की सरकार, राज्य सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। अगर बात पलामू की करें तो पलामू में कई ऐसे बड़े समस्याएं हैं, पानी हो, मंडल डैम हो, लेकिन अभी मुख्यमंत्री के भाई बसंत सोरेन जी और मंत्री वो कहते हैं कि पलामू को बिहार में मिला दो। पलामू प्रमंडल के प्रति इस सरकार का विशेष करके एकदम एक तरफा नज़रिया है। वो लोग पलामू प्रमंडल को राज्य का हिस्सा नहीं मानते हैं। कई ऐसे मामले हैं, चाहे भाषा को लेकर हो, अभी आप देखिएगा वहाँ पे की जो स्थानीय भाषा है पलामू को, वो राज्य सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। अब जो भाषा है वो पहचान होता है व्यक्ति का, हम जो बोलते हैं, हमने जहाँ जन्म लिया, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारी पहचान है। अगर आदमी का भाषा ही समाप्त हो जाएगा तो उसका अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। भाषा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को स्वीकार नहीं कर रहे हो आप, ठीक है, कोई योजना आप नहीं दे रहे हो पलामू प्रमंडल को, वहाँ विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। तो एक दोहरा रवैया पलामू प्रमंडल के साथ ये हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। आप हेमंत सोरेन का जो घोषणा पत्र था JMM का, उसको आप उठा के देखिएगा। उन्होंने स्पष्ट बोला था कि पलामू डाल्टनगंज को उपराजधानी बनाएंगे। अभी नहीं बोला था, 2019 में बोला था, अभी तक उपराजधानी नहीं बनाया। तो ये मानसिकता दिखाती है कि वो वहाँ के लोगों के साथ जिस प्रकार से भेदभाव कर रही है वह स्पष्ट रूप से जग जाहिर है। अभी अगर पलामू प्रमंडल की बात करें तो लगातार 3 बार से सांसद श्री BD राम जी हैं और विधायक पूरे प्रमंडल में 3 विधायक हैं, 3 विधायक BJP से हैं। फिर भी अभी पूरे प्रमंडल का विकास एक ठप है, ना रोड बन रहा है। रोड वो भी भारत सरकार की बन रही है, केवल कुछ नहीं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, और NH के रोड आपको देखने को मिलेंगे पूरे पलामू में, गढ़वा में। और मैं पलामू गढ़वा के अलावा पूरे झारखंड की बात कर रहा हूँ। आप जाइएगा तो आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना मिलेगा और NH का जाल मिलेगा। हर जगह NH के रोड पहुँच चुकी है। लेकिन देखिए क्या है, आपने बोला कि सांसद हैं, पलामू विधायक है, स्टेट और सेंटर का, दोनों सरकारों का कोऑर्डिनेशन की कमी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी, यहाँ के अधिकारियों में जो भ्रष्टाचार है, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि विकास नहीं हो पा रहा है क्षेत्र का, सबसे बड़ा कारण। सरकार की कई योजनाएं, जैसे नल जल योजना हो, आयुष्मान भारत हो, स्किल इंडिया हो, झारखंड में कई बार और लगातार अनियमितता की बातें आ रही हैं कि उसमें भी फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड, इस बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ। मैं आपको बात बता रहा हूँ, नल जल योजना के माध्यम से जो भी पैसा आया, मैं गढ़वा में गया, कागज़ में जहाँ पे है सब चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, टंकी केवल है, उसका सारा सामान गायब है, लगा कि नहीं लगा वो भगवान मालिक है। जो उसका उद्देश्य था कि नल से अंतिम व्यक्ति को जल मिले, ग्रामीणों को, वो एकदम उससे विपरीत है। आपको कई जगह तो नल ही नहीं मिलेगा, कई जगह टंकी ही नहीं मिलेगा। अगर जहाँ कहीं भी एक आध जगह आपको टंकी नल मिल जाएगा तो वहाँ जल नहीं मिल रहा है, ठीक है। दूसरी बात आपको बता रहा हूँ, जो स्किल इंडिया के माध्यम से जो यहाँ सेंटर चल रहे हैं, ठीक है, चाहे पलामू की बात हो, गढ़वा की बात हो, लातेहार की बात हो, 3 जगह तो मैं भौतिक निरीक्षण किया हूँ। भारत सरकार की वेबसाइट पर जाइएगा तो वहाँ सेंटर है, एड्रेस है। आप स्टेट के अधिकारियों से पूछिएगा तो वहाँ है, लेकिन आप वहाँ चले जाइए तो वहाँ आपको
खाली बोर्ड लगा हुआ मिलेगा, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है, उसका उद्देश्य प्रभावित हो रहा है। ठीक है। और आयुष्मान योजना आपने बात किया, आयुष्मान में भी बड़े पैमाने पे यहाँ घोटाला हो रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ साठगांठ करके बड़े पैमाने पे घोटाला, कई ऐसी हमें शिकायत मिल रही है। इन सब का हम लोग जांच करवा रहे हैं। ठीक है, आप इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। भारी अनियमितता नल जल योजना में, स्किल इंडिया में यहाँ पे हुई है, आयुष्मान में भी हुई है। जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है उसमें भी जो फंड आता है, उसमें भी जो पैसा भारत सरकार भेजती है, वो भी सही से उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, उसका भी बंदरबाट हो रहा है, उसमें भी घोटाले हो रहे हैं। उन सभी योजनाओं पे जांच हमने केंद्र सरकार को चिट्ठी दिया है, उस पर जांच बहुत जल्द जांच होगी। और जो लोग जो अधिकारी, ऐसा नहीं कि ट्रांसफ़र होने के बाद बच जाएंगे, जो उस समय के अधिकारी थे वो अधिकारी के चाहे रिटायर भी हो जाए लेकिन हम लोग उनको छोड़ेंगे नहीं। और पूरा जांच होगा और एक एक पैसे के हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि ये देश के, हमारे झारखंड के टैक्स पेयर का पैसा है। ठीक है, आम जनता का पैसा है। ठीक है, हम लोग कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, उसका पैसा है। और उसको जिस तरह से यहाँ सरकार अधिकारियों के साथ मिलकर जिस तरह से बंदरबाट कर दिया, वो ध्यान में रहे सरकार के अधिकारी को, आपके माध्यम से सरकारी अधिकारी भी सुन ले, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और इसका पूरा जांच हम लोग कराएंगे और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, ये तय बात है, ये निश्चित बात है। ग्लोबल मीडिया अपडेट की सभी टीम को जोहार डायरीज में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके सभी टीम को, आपके चैनल को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। आपका चैनल और बढ़े और आप आम जनमानस की जो बातें हैं, जो उनकी दुख तकलीफ़ है, वो और लोगों को दिखाएं और आपका व्यापक तौर पे आपका चैनल बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।